आइए बच्चों, हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और बच्चों, ये जो टर्म हम लोगों ने अभी अभी बोली है कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, ये आपको पूरी फिजिक्स में बहुत काम आती है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें बच्चों, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट्स क्लियर करेंगे, पर जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता और केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कहने का मतलब है बच्चों कि ये हमने मान लिया इनिशियल पॉइंट ए और ये हमने मान लिया फाइनल पॉइंट बी, और ए से बी तक हम लोग एक पार्टिकल को किसी फोर्स की हेल्प से मूव करा रहे हैं। मान लेते हैं कि वो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव मान लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि ए से बी तक एक बार मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले गया, या फिर ए से बी तक मैं इस तरह से किसी सर्कुलर पाथ पे ले गया, या ए से बी तक किसी जिगजैग पाथ से उस पर्टिकुलर बी पॉइंट तक ले गया। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपने देखा तीनों ही पाथ के लिए एग्जैक्टली सेम थी, दैट इज ए एंड बी, पर तीनों ही पाथ कैसे थे, बिल्कुल अलग अलग थे। अगर इन तीनों पाथ पे उस फोर्स का वर्क डन एग्जैक्टली सेम आता है फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब वो फोर्स का नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव। और फिर दूसरा पॉइंट बच्चों यहां पर बोला जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0। राउंड ट्रिप मतलब मान लीजिए ए से हम लोग बी पर गए तो एक वर्क किया, और बी से फिर ए पर आएंगे तो ये राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गई, तब भी कोई ना कोई वर्क किया, तो ए से बी में जाने का वर्क प्लस बी से ए तक आने का वर्क, अगर इनको हम लोग विद साइन ऐड कर दें और आंसर अगर 0 आ रहा है, तो उस फोर्स का वर्क डन अगर 0 आ रहा है तो दैट मींस कि वो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको पहले एक एग्जांपल से डिस्कशन करते हैं, फिर सारी बातें हम लोग यहाँ पर रिटन फॉर्म में देखेंगे। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इनिशियल लेवल हम लोगों ने मान लिया कितना है, ए, और यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने एक दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लिया कितना, बी, और हम लोग यहाँ पर एक एम मास के ब्लॉक को कंसीडर कर रहे हैं, और हम यहाँ पर जिस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों वो है mg, जो हम लोग अच्छे से जानते हैं, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी। तो बच्चों mg हमेशा कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और हमने मान लिया बच्चों कि a से b तक का ये जो हाइट है वो कितना है h। अब बच्चों इस m मास के ब्लॉक को मैं दो डिफरेंट पाथ पर a से b तक ले जा रहा हूं। एक बार मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पर बिल्कुल ऐसे यहां पर ले जाऊंगा फ्रॉम a टू b, और फिर b से a लौटा के लाऊंगा क्योंकि राउंड ट्रिप की बात चल रही है। और एक बार हम लोग एक ऐसा इंक्लाइन पाथ बना देते हैं लाइक दिस, एंगल थीटा, ये जो लेंथ है वो हम लोग ले लेते हैं s, ये वाली लेंथ हमको ऑलरेडी कितनी दी गई है, h। तो बच्चों एक रिलेशन भी स्टैब्लिश कर लेते हैं, यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कहीं भी अगर हमें h की वैल्यू की जरूरत पड़ी तो हम उसको क्या लिख देंगे, s sin थीटा। ध्यान रखना है। तो बच्चों यहां पर अब एक ब्लॉक है m मास का, इसको भी मैं पहले a से b ले जाऊंगा और फिर b से a लेकर आऊंगा। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, कैलकुलेशन अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट करेंगे जो हमें ऑलरेडी आती है। बच्चों अगर A से B तक में mg का वर्क डन निकालूं, ये मान लेते हैं फर्स्ट पाथ है और ये सेकंड पाथ है, तो अभी मैं सिर्फ फर्स्ट पाथ की बात कर रहा हूं। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि अगर हम लोग फर्स्ट पाथ में mg का वर्क डन कैलकुलेट करें फ्रॉम A टू B, तो बच्चों mg कहां लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच में एंगल 180, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव mgh, बिल्कुल माइनस mgh। अब बच्चों बॉडी B पर पहुंच गई है और राउंड ट्रिप कराने के लिए मुझे वापस इसको B से A लेकर आना है, तो बच्चों B से A तक लेकर आ रहा हूं। नोटिस कीजिएगा बच्चों, B से A, तो B से A आएंगे तो mg कहां लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा, नीचे, दोनों के बीच में एंगल 0, वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस mgh। बच्चों देखिए A से B का माइनस mgh और B से A का प्लस mgh। बच्चों देखिए जहां से बॉडी गई थी वही लौट कर आ गई है, क्या ये राउंड ट्रिप हो गई है, बिल्कुल। और अगर राउंड ट्रिप हो गई है तो अगर हम लोग इसका नेट वर्क डन निकाले तो बच्चों माइनस mgh प्लस mgh कितना आ गया, 0। राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना आ गया, 0। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी जो हमने बोली थी वो अप्रूव करने जा रहे हैं कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो फोर्स का वर्क डन दोनों ही केस में, यानी कि जितने भी पाथ होंगे उन सभी में सेम आएगा। ऑब्जर्व कीजिए, A से B तक ले जाने के लिए हम लोगों ने पाथ अब स्ट्रेट लाइन में रखते हुए इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका वर्क डन 0, ये हम अच्छे से सीख चुके हैं।
अब बच्चों यहाँ पर इफेक्टिवली जो काम कर रहा है वो mg का कंपोनेंट है mg sin थीटा। बच्चों अगर हम लोग 20 दूसरे पाथ की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग a से b का वर्क डन कैलकुलेट करें, बच्चों ध्यान से देखिएगा आप सभी, a से b का mg sin थीटा कहां लग रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां है? ऊपर। mg sin थीटा नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों एंटी पैरेलल, वर्क डन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया s sin थीटा। बिल्कुल mg sin थीटा तो हम लोगों ने लिख दिया फोर्स की वैल्यू, और s हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैंने आगे पीछे करके लिख दिया ताकि इस s sin थीटा को रिप्लेस कर पाए किससे? h से। तो बच्चों ये हो गया माइनस mg h। बिल्कुल। और इसी तरह से अब बॉडी यहां पर दो पे यानी कि दूसरे पाथ में बी पॉइंट पर पहुंच चुकी है, और वापस से इसको राउंड ट्रिप कराने के लिए हमें नीचे लेकर आना है। तो बच्चों देखिए mg sin थीटा तो हमेशा की तरह इसी डायरेक्शन में लग रहा है। अब बॉडी अगर b से a की तरफ आती है तो बच्चों नोटिस कीजिएगा mg sin थीटा भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो बच्चों b से a का वर्क डन हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं और वो होगा पॉजिटिव mg h sin थीटा। बच्चों s sin थीटा इज अगेन इक्वल टू mg h। जरा गौर कीजिएगा बच्चों इन दोनों वर्क डन्स पे। जब हम लोग a से b पर गए थे, आई मीन फर्स्ट पाथ में a से b पर गए थे, तब a से b जाने का वर्क डन माइनस mgh, यहां भी चेक कीजिए माइनस mgh। लौट कर आए थे तब प्लस mgh, यहां भी चेक कीजिए कितना है? प्लस mgh। आपने नोटिस किया पाथ अलग अलग है पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो वर्क डन कैसा आ रहा है? mg का एग्जैक्टली सेम। और बच्चों राउंड ट्रिप में अगर देखें तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें a से b और b से a यानी राउंड ट्रिप कंप्लीट, तो नेट वर्क डन कितना आया? 0। बच्चों आपने क्या नोटिस किया? जो दो प्रॉपर्टीज मैंने बोली थी कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है देन व्हाटएवर इज द पाथ, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उस फोर्स का वर्क डन दोनों ही कंडीशन में एग्जैक्टली सेम आ रहा है। और अगर राउंड ट्रिप में हम लोग कैलकुलेट करें तो वर्क डन कितना आएगा? 0। ऐसा फोर्स जो भी ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा तो वो फोर्स क्या कहलाएगा वहां पर? कंजर्वेटिव फोर्स। तो आइए बच्चों अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है, A force is said to be conservative if the work done by the force is independent of the path। वही चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस की, and depends only on initial and final position known as conservative। सेकेंड पॉइंट बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सभी बातें बच्चों हम लोग यहां पर कर चुके हैं। इसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट वहां पर लिखा हुआ है, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। फॉर एन एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, वही चीज हम लोगों ने डिस्कस की। तो बच्चों आइए हम लोग इसके कुछ डिफरेंट दूसरे पॉइंट्स पर बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है इसके एग्जांपल्स। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, एग्जांपल में सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा अभी हम लोगों ने रिसेंट डिस्कस किया, वो एक कंजर्वेटिव नेचर का था। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलास्टिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। पर इस चैप्टर में जो हमें सबसे ज्यादा यूज करना होगा बच्चों, एक तो mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा हमें यूज करना होगा स्प्रिंग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक या दूसरे फोर्सेस जो हैं वो टाइमली डिफरेंट चैप्टर्स में आएंगे, पर अभी इनका हमें सबसे ज्यादा यूज करना है। सर जैसे आपने बोला स्प्रिंग फोर्स, क्या स्प्रिंग फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होगा? हाँ बच्चों देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ने यहाँ पे रखा है कि इलास्टिक फोर्स हुआ या रीस्टोरिंग फोर्स हुआ या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हुआ, ये कंजर्वेटिव होते हैं बट ये विद इन रेंज, इनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में क्या बोला जाता है? विद इन इलास्टिक लिमिट। तो बच्चों यहाँ पर इस टर्म का ध्यान रखें कि ये अपनी रेंज के अंदर जो होते हैं, एक लिमिट के अंदर जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव। बिल्कुल। अब बच्चों देखिए एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। हालांकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है या फिर हमें इनको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, बट जस्ट फॉर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमें बात की नॉलेज होनी चाहिए। सेंट्रल फोर्सेस बच्चों, सेंट्रल फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो सिंपली ऐसा बोला जाता है कि ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट या अवे फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट होती है। ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट या फिर टुवर्ड्स दैट फिक्स पॉइंट होती है, सच टाइप ऑफ फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों सेंट्रल फोर्स को लिखने का तरीका वेक्टर एफ, यहां पर मैं लिख देता हूं सेंट्रल फोर्स। इसको लिखने का तरीका एक तो ये होते हैं फंक्शन ऑफ पोजीशन, बिल्कुल फंक्शन ऑफ पोजीशन होंगे, और दूसरा यहां पर मैंने लिख दिया आर कैप, इनकी डायरेक्शन के लिए। अपन जानते हैं यूनिट वेक्टर अपन डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं। बच्चों यहां पर हम लोग जनरली प्लस माइनस साइन भी ऑब्जर्व करते हैं। प्लस साइन यहां पर रिपल्सिव नेचर को शो करता है, जैसा मैंने बोला था कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन या तो टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट होगी या अवे फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट।
तो अगर यहाँ पर अट्रैक्टिव है तो माइनस साइन यूज करेंगे और रिपल्सिव है तो प्लस साइन यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग बच्चों को डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रल फोर्स एग्जैक्टली हम लोग कैसे डिफाइन करें। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि ये हम लोगों ने अर्थ कंसीडर किया और ये है अर्थ का सेंटर, है ना, अर्थ का सेंटर। और आप अच्छे से जानते हैं कि अर्थ हमेशा किसी भी बॉडी को जब अट्रैक्ट करती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। तो बच्चों मान लेते हैं ये अर्थ की सरफेस है और अर्थ की सरफेस से हम लोग पार्टिकल्स को अलग अलग डायरेक्शंस में मान लीजिए इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। बच्चों हम लोग पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से कहीं भी प्रोजेक्ट कर दें तो अर्थ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी टुवर्ड्स द सेंटर। यहां फेंकें तब भी टुवर्ड्स द सेंटर, यहां फेंकें तब भी टुवर्ड्स द सेंटर, किसी भी डायरेक्शन में फेंक के देखिए हमेशा जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर। बच्चों जैसा मैंने बोला था कि लाइन ऑफ एक्शन जो होती है हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ होती है। तो ऑब्जर्व कीजिए ये जितने भी फोर्सेस हैं सबकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये कैसा हो गया, सेंट्रल फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो गया सेंट्रल फोर्स। इनकी इक्वेशन देखें बच्चों, F = Gmn/r²। अभी मैं सिर्फ एक मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो क्या होता है, K(Q1Q2)/r²। बच्चों यहां पर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड सिमिलरली यहां बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। साथ साथ ये कैसे हैं, सेंट्रल भी है और साथ साथ ये कंजर्वेटिव भी है। तो बच्चों अब देखिए हमारे पास कितने पॉइंट्स बनके तैयार हो गए थ्योरेटिकल। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव। तो यहां एक स्टेटमेंट में बच्चों बोल रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो लिख भी लीजिए, दैट every central force is conservative. Every central force is conservative, but every conservative force is not central. मतलब अगर central है तो conservative होगा ही होगा, but अगर conservative है तो central हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है और यही चीज अपने नेक्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है, चेक कीजिए। All forces following inverse square law, जैसा भी हम लोगों ने बात रखी, are called central forces. और लास्ट लाइन है, work done is completely recoverable. कंप्लीटली रिकवरेबल, क्योंकि बच्चों mg की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। रिकवरेबल का मतलब क्या है कि एनर्जी लॉस नहीं होती। एग्जैक्टली। तो बच्चों मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट सराउंडिंग में मैं केवल और केवल mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर कर रहा हूं और किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। इमेजिन कीजिए बच्चों अगर हम लोग इस बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें तो डेफिनेटली हमको कुछ एनर्जी देनी होगी और वेलोसिटी देकर अगर फेंक रहे हैं तो कौन सी एनर्जी देनी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी देकर ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूं तो आप नोटिस करते हैं कि mg की प्रेजेंस में बॉडी ऊपर जा रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है, पर वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों जब ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो बॉडी यहीं तो रुक नहीं जाती, अपन देखते हैं कि अब यहां से कहां आएगी, नीचे। तो mgh में कन्वर्ट हो गई और अब बॉडी जब नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। अब ये जो लॉस हो रहा है, नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ रही है, तो लॉस कहां जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर उसी पॉइंट पर हम लोग वापस से उस बॉडी को कैच कर ले तो नोटिस करेंगे कि जिस काइनेटिक एनर्जी से गई थी उसी से लौट कर आई है। मतलब कंप्लीट एनर्जी जो है वो कैसी है, रिकवरेबल, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होता। तो बच्चों ये थी कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव फोर्स। आगे बढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ। अब बच्चों जैसे कंजर्वेटिव फोर्स सर ने समझाया कि वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, तो सोचो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसका जस्ट अपोजिट ही है। वो फोर्सेस जो पाथ डिपेंडेंट होती है उनको क्या कहते हैं अपन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे अपन उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इन अ मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर अपन फ्रिक्शन की बात करते हैं और अपन ने चप्पल पहन रखी है, अपन घर से निकले, किसी भी रास्ते गए, घूम के घर पे आ गए, तो क्या अपनी चप्पल घिसेगी या नहीं घिसेगी? बिल्कुल घिसेगी, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन या जो भी वियर एंड टियर होगा सरफेस के बीच में और अपनी चप्पल के बीच में। पर क्या अगर अपन कम चल के आए या अपन ज़्यादा चल के आए, कहाँ चप्पल ज़्यादा आपकी वियर एंड टियर होगी? जब अपन ज़्यादा चल के आएंगे। कम चल के आएंगे तो कम वियर एंड टियर होगी। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण जो वियर एंड टियर हो रहा है वो पाथ डिपेंडेंट है। ज़्यादा चलोगे ज़्यादा वियर एंड टियर होगा, कम चलोगे कम वियर एंड टियर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण जो आपकी ये डिसिपेशन हो रहा है या फिर जो वियर एंड टियर हो रहा है वो पाथ डिपेंडेंट है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किस तरह की फोर्स होगी? नॉन कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव है या फिर कह सकते हैं पाथ डिपेंडेंट है, जो पाथ पर डिपेंड कर रही है। तो वो एक तरह की फोर्सेस क्या कहते हैं अपन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
इसके अंदर सेकंड लाइन, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब जैसा कि आपने देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो नेट वर्क डन आया था वो कैसा आया था, जीरो आया था। अब उसी चीज को अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सपोज अपन ने यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिया और ब्लॉक और नीचे जो सरफेस है उनके बीच में एक रफ सरफेस है और कह सकते हैं फ्रिक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पर अपन ने कोई फोर्स इस पे लगाया इसको मूव करने के लिए, या फिर मान लीजिए कि इसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी थी या काइनेटिक एनर्जी थी। अब मान लें इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। इसका मतलब ग्राउंड इसके मोशन को अपोज करते हुए फ्रिक्शन कहाँ लगा देगा बच्चों, पीछे लगा देगा। अब फ्रिक्शन पीछे लगा दिया तो जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी और मैं कहता हूँ यहाँ पहुंचकर वो रुक गई बिकॉज उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या जो वर्क डन हुआ वो नेगेटिव हुआ और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब यहाँ से क्या बात मालूम करनी है कि अच्छा यहाँ पर एनर्जी तो खत्म हो गई, अब क्या ब्लॉक वापस अपनी पोजीशन पे आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। अगर उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाना है तो मुझे वापस इधर से धक्का देना पड़ेगा उसको ताकि वापस अपनी पोजीशन पहुंचे। पर जब वो वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा तो बच्चों ध्यान दो, जब ये लौट के इधर पहुंचा इस बार फ्रिक्शन का लग रहा होगा इस रिलेटिव मोशन के अपोज करता हुआ पीछे की डायरेक्शन में। तो जब इस कंडीशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपन ने ले लिया x और वर्क डन फर्स्ट पार्ट में हो गया माइनस fx बिकॉज एंगल दोनों के बीच में 180 बन रहा है। पर सेकंड केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और अपन ने और वापस इसको एनर्जी दी ताकि वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाए, तो फ्रिक्शन का लगा पीछे, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या वर्क डन 2 भी माइनस fx आया। अगर मैं दोनों वर्क डन को ऐड करूं तो क्या जीरो हो रहा है या नॉन जीरो हो रहा है, नॉन जीरो, माइनस 2fx आएगा। इसका मतलब यहां पर राउंड ट्रिप का वर्क डन नॉन जीरो आता है बस, जबकि कंजर्वेटिव के अंदर जीरो आ रहा था। दूसरी बात पाथ डिपेंडेंट है, सोचो x की वैल्यू चेंज होगी, ऑब्वियसली बात है जो वर्क डन होगा चेंज होगा। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, जितनी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पाथ पर। नेक्स्ट बात, क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो तो नहीं है पर साथ साथ आपकी एनर्जी खर्च होती जा रही है, मतलब ये रिकवरेबल नहीं है। सर ने क्या समझाया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर वर्क डन सब कुछ रिकवरेबल होता है, पर क्या यहां पर रिकवर हो रहा है या अपने को स्पेंड करते रहना है, स्पेंड करते रहना है। क्या एनर्जी यहां से तक स्पेंड हुई फिर वापस एनर्जी दी वापस स्पेंड हो गई, इसका मतलब यहां पर जो वर्क डन है वो रिकवरेबल नहीं होता। तो क्या ध्यान रखना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो जो पाथ डिपेंडेंट है, राउंड ट्रिप वर्क डन जीरो नहीं है और रिकवरेबल भी नहीं है। तो कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होंगे, तो जैसा अपन ने पहली बात करी फ्रिक्शन, ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर अपन आसान भाषा में बोलते हैं कि ऐसे फोर्सेस जो वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं वो भी नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज बच्चों आप मान ले बाइक चला रहे हैं, तो जब हम बाइक चलाते हैं अपने बाल कहाँ उड़ते हैं, पीछे उड़ते हैं। बाइक और तेज करेंगे बालों पे और ज्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब जो एयर ड्रैग अपने को लग रहा है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। अपन जितनी तेज अपनी वेलोसिटी करेंगे उतना ज्यादा एयर ड्रैग अपने को पीछे करेगा। इसका मतलब यहां पर जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हुआ। तो जितने भी फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होते हैं वो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस सच एज एयर रेजिस्टेंस, viscous force are non-conservative force and work done is not completely recoverable। सर यहाँ पर बच्चों को एक डाउट होता है कि एनर्जी रिकवर नहीं हो रही। बिल्कुल, हमने कुछ एनर्जी दी, वहां पर जाके ब्लॉक रुक गया, खत्म हो गया, बॉडी को वापस लाना है तो फिर हमने एनर्जी। बिल्कुल सर, तो एग्जैक्टली वो एनर्जी जा कहाँ रही है। बहुत अच्छा बात पूछी सर ने कि एनर्जी गई कहाँ। सोचो ध्यान से, जब वियर एंड टीयर होता है, फ्रिक्शन होता है, तो अपन ये बात फ्रिक्शन चैप्टर में कर चुके हैं कि जब फ्रिक्शन के कारण एनर्जी दो तरीके से जा सकती है, या तो हीट के फॉर्म में या कभी कभार साउंड भी आता है। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो एनर्जी गई कहाँ, तो आप कह सकते हो कि एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। देखो आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो मैकेनिक्स में एक सबसे अच्छा टूल माना जाता है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हम लोग इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कुछ हमें कॉन्सेप्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक इक्वेशन लिखी, सारी चीजें अच्छे से वहां पर मैनेज की और अपना आंसर आ जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में देखिए बच्चों होता क्या है एग्जैक्टली। वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी थ्योरम इज डिफाइंड एज नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस में क्या क्या कैटेगरी आ गई, किसी भी बॉडी पर इस सेम टाइम पे कंजर्वेटिव भी लग सकता है लाइक mg, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है बॉडी पर लाइक फ्रिक्शन। कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने हो सकता है सिस्टम पे लगा रखा हो लाइक f, या हो सकता है कि हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो हमें बॉडी पर सूडो इमेजिन करना पड़ सकता है। तो हम लोग वहां पर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस।
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपको याद आ रहा है सर ने एक पॉइंट अभी आपको बहुत रिसेंट पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी में कि अगर हमें बॉडी को रोकनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कुछ थी, फाइनली जीरो करना है, तो हमें वर्क करना होगा और हमने जो वर्क किया उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो वही बात अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस लाइक ब्रैकेट में कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल और स्यूडो भी बोल देते हैं कि अगर हम लोग किसी नॉन इनर्शियल फील्ड में हो तो एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वही चीज थ्योरेटिकली लिखी है जो अब आपको सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारी फोर्सेस इंक्लूड हो गई जो सर ने आपको जस्ट बोला। अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, वर्क डन, यहां पर मैं ये वर्क डन नेट वर्क डन है बच्चा, मतलब सारे फोर्सेस का वर्क डन, उसको अपने W से रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है, सर ने बोला था अभी दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल एंड फाइनल। तो फाइनल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी वो हाफ mvf का स्क्वायर और जो इनिशियल पॉइंट पे थी वो हाफ mvi का स्क्वायर। अब बच्चों इट कैन बी पॉसिबल कि इनिशियली भी जीरो हो, फाइनली भी जीरो, ये भी पॉसिबल। ऐसा मत सोचना कि सर दोनों में से कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, ये भी पॉसिबल है। पर उस टाइम जो वर्क डन है वो बहुत सारी फोर्सेस के कारण होगा, वो सारी फोर्सेस इंक्लूड करनी है। अगर आपने एक भी फोर्स को मिस करा तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर सारी फोर्सेस के कारण वर्क डन और दोनों इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, उनका चेंज निकालो, इक्वेट करो, आपका आंसर 100% मैच करेगा। बिल्कुल बच्चों। तो आइए बच्चों अब इस वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बच्चों देखिए लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। इस स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, बट पहले हम एक डायग्राम को इमेजिन कर लेते हैं और डायग्राम को इमेजिन करके फिर सीखते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। बच्चों हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कई बार हमारी प्रैक्टिस में आता है। मान लीजिए कि एक थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का इंक्लाइन प्लेन है जो कि रफ है, फ्रिक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, रफनेस हम लोग ले रहे हैं। एक बॉडी है, यहां पर उसके पास m मास का ब्लॉक हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। इसके पास बच्चों इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी जो हमने ली है वो ले लेते हैं vi। ओके, है ना, व्हाटएवर इट इज, इट मे बी जीरो, इट मे बी नॉन जीरो। बिल्कुल सर। और यहां पर ये बॉडी पहुंचेगी और इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी v फाइनल। बिल्कुल। अब बच्चों हमें क्या क्या करना है वो एक एक करके हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा है फर्स्ट फाइंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। बिल्कुल। तो बच्चों यहां पर सबसे पहला डाउट होता है कि क्यों लिखा है, हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्यों ढूंढे। तो सीधा सा जवाब है कि हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, कंप्लीटली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसके डायग्राम को, उसके क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से पता कर ले कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैंने मान ली ये दोनों थी और इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, x। ऐसा इस क्वेश्चन में मैंने कंसीडर कर लिया, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब एक काम करते हैं, इस पे जितने भी फोर्सेस अपने को पॉसिबल लगती है वो अपन मार्क कर देते हैं। तो देखिए यहां पर एक फोर्स तो mg का एक कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा, दूसरा कंपोनेंट mg cos थीटा जो इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर है, तीसरा फोर्स जो इसके कांटेक्ट के कारण है दैट इज नॉर्मल। और मान लो ये सरफेस रफ होती और इस ब्लॉक का मोशन रिलेटिव टू इंक्लाइंड प्लेन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन जो लगता है वो कहां लगता है, ऊपर। तो अलोंग द सरफेस अपन ने क्या लगा दिया, फ्रिक्शन। ये चारों फोर्सेस अपन ने मार्क कर दी। तो दूसरा काम क्या हो गया, सारी फोर्सेस को मार्क करना। ये सभी फोर्सेस क्यों मार्क किए जाए सर? क्योंकि सर जैसा आपने कहा था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब तक सारी फोर्सेस मार्क नहीं करेंगे अपन उनका वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसलिए अपने को सारी फोर्सेस मार्क करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से सुना है, सभी फोर्सेस को मार्क करना जरूरी है क्योंकि अब तीसरी इक्वेशन, तीसरी जो लाइन लिखी है वो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है। लिखा है राइट वर्क एनर्जी इक्वेशन, लिख देते हैं net work done is equal to change in kinetic energy, that is k final minus k initial।
राइट वर्क एनर्जी इक्वेशन हमने लिख ली, इन विच वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी मेंशन्ड इन वन साइड ऑफ इक्वेशन। मतलब इस साइड जहां जितने भी फोर्सेस हैं उन्होंने यहां से यहां तक बॉडी को लाने में कितना वर्क किया वो सब मार्क कर देते हैं और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट कर देते हैं। जो भी अननोन हमसे पूछा होगा वो सामने आ जाएगा। वर्क डन बाय mg sin थीटा, बिल्कुल अलग करके लिख देते हैं। ठीक है सर। वर्क डन बाय mg cos थीटा plus work done by friction plus work done by normal is equal to k final minus k initial। बच्चों अभी आपको सर ने बीच में डायरेक्टली बोला था वर्क डन बाय mg, आपको समझ में आ गया होगा mg उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि आपको याद है हम लोगों ने कंजर्वेटिव में डिस्कशन किया था कि बॉडी यहां से आए या फिर डायरेक्टली यहां से आए नीचे, तो पाथ कैसा भी हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एग्जैक्टली सेम होता है। बिल्कुल। हम चाहे तो डायरेक्टली mg का वर्क डन लिख सकते हैं या फिर इंडिविजुअली इनको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने ये सारी इक्वेशन अगर लिख दी है तो अब बारी बारी से सबका वर्क डन लिख दो, k फाइनल माइनस k इनिशियल की वैल्यू लिख दो, जो भी अननोन आपके सामने होंगे जो पूछा जा रहा है जो गिवन है वो प्लेस करो, अपने आंसर साइन। अब वो कैसे निकलेंगे वो अब हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए नए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is projected upwards with speed 30 meter per second. If it attains a maximum height of 40 meter, then find out work done by air resistance. अब बच्चों क्या बोला है, एयर रेजिस्टेंस। तो मोशन कहाँ हो रहा है बॉडी का, ऊपर। एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट मतलब नीचे। तो बच्चों ध्यान देना, मैंने बोला कि किसी बॉडी को यहाँ से अपने प्रोजेक्ट करा ऊपर, इसकी प्रोजेक्शन स्पीड कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड, और ये भी बता रखा है कितनी हाइट पे आके वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, बस स्पीड जीरो हो गई। तो यहाँ पर जाके उसकी स्पीड जीरो हो गई और जो बॉडी की यहाँ पर जो स्पीड है वो जीरो है और जो हाइट है वो 40 मीटर है। और बच्चों एक और चीज ध्यान रखना, इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। क्या अपन ने सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशन मार्क कर ली जैसे सर ने कहा था। दूसरा पॉइंट क्या है, सारी फोर्सेस मार्क करो। तो पहला फोर्स क्या लग रहा है, mg, जो थ्रू आउट द मोशन लगेगा नीचे से ऊपर तक। दूसरा लग रहा है एयर फ्रिक्शन जो बोला गया है, क्या वो भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर, और एयर फ्रिक्शन उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो एयर फ्रिक्शन भी कहाँ लग रहा है, नीचे। इसको मैं लिख देता हूँ एफ से डिनोट कर देते हैं उसको। और क्या इसके अलावा आपको और कोई फोर्सेस दिख रही है जो इस पर लग सकती है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पर आपने दो फोर्सेस मार्क कर दी। अब आती है तीसरी स्टेप। तीसरी स्टेप क्या थी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितनी फोर्सेस है, दो। तो मैं लिख देता हूँ वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, विच इज इक्वल टू ke फाइनल माइनस ke इनिशियल। अपन इसको kf माइनस ki लिख देता हूं। अब वर्क डन बाय mg ध्यान देना, mg कहां लग रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कितना, 40। और mg की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान देना, m कितना, 2। mg की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन। अब बच्चों दोनों के एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। mg नीचे है और जो डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर है। तो उस केस में mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल कितना दिख रहा है आपको, 180 दिख रहा है, मतलब माइनस, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, -20 इंटू 40। एयर फ्रिक्शन, क्या एयर फ्रिक्शन भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसका मतलब वापस एंगल 180, मतलब नेगेटिव आएगा। तो माइनस फ्रिक्शन इंटू 40 इक्वल्स टू ke फाइनल माइनस ke इनिशियल। फाइनली आके रुक गया, v 0 है तो ke फाइनल 0 माइनस ke इनिशियल माइनस हाफ mv स्क्वायर। तो क्या इसका ke इनिशियल यही कैलकुलेट कर लेता हूं, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हाफ, मास की वैल्यू 2 इंटू वी का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 900 जूल। इसका मतलब यहां से लिख सकता हूं -900। अब बच्चों क्या ढूंढना था, फाइंड आउट वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, कि एयर रेजिस्टेंस वर्क डन कितना हुआ। तो देखो बच्चों, अगर वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस पूछा तो सिर्फ मेरे को इतना सा ही पूछा है, आपको आवश्यकता नहीं कि आप इस एफ को भी निकालो। तो आवश्यकता नहीं है तो ठीक है, अपन को जो सर ने बोला था कि सारी फोर्सेस मार्क कर दो, मार्क कर दी। क्वेश्चन के अंदर अगर वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस पूछा है तो इसको सॉल्व भी मत करो, इसको इतना छोड़ दो। तो बच्चों मैं इसको अगर इतना भी छोड़ दूंगा ना तब भी काम हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, -800 प्लस WF, वापस बेटा मैंने इस पूरी टर्म को कन्वर्ट कर दिया WF के फॉर्म में, इज इक्वल्स टू -900। और WF की वैल्यू कितनी हो गई, -900 प्लस 100, दैट इज इक्वल्स टू -100 जूल। अब बच्चों ये तो आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन। पर अगर मान लेते हैं यहां पर पूछते हैं कि एयर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, पर एयर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा, वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। तो अपन उसकी हर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू जो होगी वो चेंजेबल होगी। पर हाँ अगर एवरेज बोलते तो मैं एवरेज यहां से निकाल सकता हूं।
कि एवरेज वैल्यू क्या होती, वो अपन इस एफ को ढूंढ के निकाल सकते थे। सर यहाँ पर बच्चे एक डाउट पूछते हैं और वो डाउट ये होता है कि हमने जो फोर्सेस मार्क किए वो थे mg और एयर रेजिस्टेंस। बिल्कुल सर। तो हमने जब फेंका होगा ऐसे, तो हमने जो फोर्स लगाया वो कंसीडर क्यों नहीं किया? अच्छा बच्चों, जैसे ने कहा हमने जो फोर्स दिया वो कंसीडर क्यों नहीं करा, क्या जिस पॉइंट पर मैंने उसको फेंका, या आप ऐसा सोचो कि जब यहाँ पर स्पीड आई कितनी इनिशियल 30 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियली मेरे हाथ पे कैसा था, वो रेस्ट पे था। जैसे मेरे हाथ से ऊपर आया, क्या जो मेरे हाथ के मोशन के कारण फोर्स लगा उसके पास तभी तो स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो मेरा मस्कुलर वर्क उसको वर्क डन दे रहा है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म से ही उसको पिकअप कर लिया। मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन कहां से स्टार्ट हुआ, बॉडी को प्रोजेक्ट करने के बात से, बिल्कुल, इसलिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं।